नमस्कार, मैं सुयश राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज मैं आप सभी के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से 4 दिन पूर्व राज्य नीति आयोग के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है और जिसका नाम रखा है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। तो अगर मैं आपसे बात करूं इस विजन 2047 की, तो आज मैं इस विजन 2047 का डॉक्यूमेंट लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और इसमें एक विस्तृत चर्चा करने हम आज मौजूद हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहां पर छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के साथ साथ एक थीम डेडिकेट किया गया है जिसमें लिखा गया है सुघ्घर डहर उज्जर भविष्य। तो आइए हम इस डॉक्यूमेंट में पूरी की पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज से 4 दिन पहले अगर हम बात करें 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई सन 2025 को दैनिक भास्कर में तथा अन्य सभी न्यूज़पेपरों में यह खबर प्रकाशित हुई कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन, जिसमें 6 स्ट्रेंथ है जिन्हें और बेहतर बनाया जाएगा और 4 कमजोरियां हैं जिनको हम दूर करेंगे और 3 माध्यम इसका आधार बनेंगे। ये एक बहुत छोटी सी खबर है जो कि इस 210 पेज के डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रकाशित हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस खबर में प्रकाशित है कि 10 पिलर होंगे जिन पर काम करके छत्तीसगढ़ 2047 तक के क्या होगा, विकसित होगा। 6 कौन से आधार हैं जो कि मजबूत है? तो भैया उद्योग, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, संस्कृति, हर्बल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर, ये ऐसे आधार है जिन मामलों में छत्तीसगढ़ समृद्ध है और पहले से मजबूत है, लेकिन इनको और बेहतर करते हुए हम राज्य को विकास की गति पर लाना चाहते हैं। वही 4 कमजोरियां हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, अधोसंरचनात्मक कमियां हैं, उसको दूर करना है। शिक्षा को मजबूत करना है, स्वास्थ्य को और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे अपने को काम करना है। अब अगर हम चले मुख्य डॉक्यूमेंट पे, तो ये है भैया हमारा मुख्य डॉक्यूमेंट, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 सुघ्घर डहर उज्जर भविष्य। यह जो डॉक्यूमेंटेशन है ये राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करें इसमें छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के, तो यहां पर टेबल ऑफ कंटेक्स्ट क्या है? तो यहां पर इंट्रोडक्शन है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का, फिर एग्जीक्यूटिव समरी और सोशल डेवलपमेंट थीम्स, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थीम्स और की इनेबलर्स। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन की पृष्ठभूमि है कि किस आधार पे इस डॉक्यूमेंटेशन को तैयार किया गया है, किन किन लक्ष्यों की बात की जा रही है। उसके बाद सार संक्षेप के बाद सामाजिक विकास के कुछ थीम है जिसमें से लैंड ऑफ इनोवेशन, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देने की बात की गई। मतलब सामाजिक विकास कैसे होगा उस पर चर्चा की गई। फिर आर्थिक विकास के थीम जैसे पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस एंड प्रोसेस्ड सुपर फूड्स, मतलब हमको क्या करना है, कृषि प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी 6 मजबूतियां हैं, उसमें से कृषि है, तो आर्थिक विकास के लिए कृषि को मजबूत करना है। हब फॉर MFPS एंड हर्बल, उसके बाद टाइटन इन इंडस्ट्री, टूरिज्म, लीडर इन इनलैंड लॉजिस्टिक्स, एक्सपांशन इनटू AI एंड IT सर्विसेज। और अगर प्रमुख इनेबलर्स की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्राइविंग कम्युनिटीज विद इनरिच्ड लाइव्स, मतलब समृद्ध समाज, खुशहाल जीवन, सुरक्षित संपन्न छत्तीसगढ़ और पब्लिक प्रॉस्पेरिटी की बात की गई। तो अगर हम बात करें तो ये जो विजन है, ये जो विजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम अगर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने यहां पर आते हैं तो हमें राज्य सरकार के विजन को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी है। साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी ऐसा ही डिजाइन है कि राज्य सरकार के समय समय पर नीति, राज्य सरकार के नियमों और राज्य सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो इस विजन से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस भी तैयार हो रहा है और छत्तीसगढ़ के नीति निर्माण में क्या संरचनात्मक परिवर्तन आई है या क्या चीज सोच करके 2047 का विजन तैयार किया गया है, उसको जानने के लिए हमें इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अगले आने वाली सभी परीक्षाओं में हमें यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर बात करें अगले साल होने वाले मेंस, जो कि अभी ही जस्ट मेंस खत्म हुआ है लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट आया है, तो अगले मुख्य परीक्षा में पूर्ण रूपेण संभावित है कि यहां से एक निबंध पूछ ले छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर, या तो अन्य भागों में, चाहे वो पेपर 5 का भाग 1 हो, वहां पर भी यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आज विस्तृत चर्चा
करते हुए देखते हैं इस डॉक्यूमेंट में और क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला वो है इंट्रोडक्शन का या इसके उद्देश्य का चैप्टर। तो ये पहला चैप्टर क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की पृष्ठभूमि। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहां पर क्या लिखा है, अगस्त 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्षों को अमृत काल के रूप में संदर्भित किया था, एक ऐसी अवधि जिस दौरान भारत को राष्ट्र और उसके नागरिकों के लिए समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करना है। मतलब मोदी जी ने 2021 में हमें एक लक्ष्य दिया है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, कि 2045 तक के हमको क्या करना है, देश को अमृत काल मानते हुए इसके विकास के लिए 2047 तक के हमको प्रयास करने हैं। उसी क्रम में केंद्र में जो विजन डॉक्यूमेंट है वो केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा और राज्य में राज्य नीति आयोग के द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं को प्रदान की गई थी। उसी क्रम में आज से 4 दिन पूर्व अर्थात 18 तारीख को क्या किया गया, विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ में राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिस डॉक्यूमेंट में यहां पर पूरे के पूरे विजन को अर्थात दूरगामी सोच को दर्शाया गया है कि किस प्रकार हम लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो अगले 23 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि भारत दुनिया की अग्रणी महाशक्तियों में से एक बनने का प्रयास कर रहा है। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो माननीय वित्त मंत्री ने 2047 तक राज्य को विकासशील से विकसित राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का नियम, मतलब एक क्या दिया है, विजन दिया है। अगर हम बात करें तो सन 2000 में गठित राज्य युवा राज्य छत्तीसगढ़ जो है भविष्य के लिए बड़ी आकांक्षाओं वाले उज्जवल आशावादी युवा की तरह एक प्रारंभिक चरण में। तो यहां पर यह बताने का प्रयास है कि भैया हम जैसे 20 साल 25 साल के युवा होते हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ भी एक युवा की भांति है। अब अगर बात की जाए तो इन्होंने पहले क्या किया, 2000 में क्या थी स्थिति हमारी कि 14% से अधिक की वार्षिक वृद्धि हो रही थी, जीडीपी कितनी थी 0.3 लाख करोड़, अब कितनी हो गई है 5 लाख करोड़, ये बताया है। 7000 मितानिन नेटवर्क के बारे में बताया है, शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया है कि 50% से अधिक सरपंच महिलाएं हैं। तो इन्होंने ये बताया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, तो पूरा एक बेसिक यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि राज्य में क्या स्थिति है सन 2000 के गठन होने के बाद। तो अगर बात की जाए तो सन 2001 के बाद से वन में लगभग 4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो 4 लाख हेक्टेयर वनों की वृद्धि, जहां पे हर जगह पर वनों की कटाई के मामले देखने को आ रहे हैं, वनों की सीमितता देखने के मामले आ रही है, वहीं वहां पर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, 4 लाख हेक्टेयर की भूमि का विस्तार हुआ है। तो इस बारे में यहां पे बताया गया। इसके बाद यहां पर जन भागीदारी आधारित लक्ष्यों की बात की गई है। किसके? जन भागीदारी, मतलब आपके और मेरे तथा सरकार के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों की। तो इन्होंने बताया कि भैया राज्य नीति आयोग ने बनाने में जन भागीदारी को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में अपनाया है। मतलब अगर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है तो न केवल राज्य नीति आयोग ने इसको खुद से बनाया, अपितु जन भागीदारी के माध्यम से हमसे पूछ करके इसमें लक्ष्यों को समाहित किया गया। तो किस माध्यम से? तो नागरिक पोर्टल, सभी क्षेत्रों से नागरिकों से विचार एकत्र करने, जन संवाद के माध्यम से, है ना, युवाओं के विचारों से अवगत होने के लिए स्कूल और कॉलेजेस में निबंध की प्रतियोगिता रखवाई गई थी। राज्य के क्षेत्रीय और प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ ऑनलाइन वेबिनार किया गया। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोगों के विचार को आमंत्रित करते हुए इस अंतिम लक्ष्य के डॉक्यूमेंट तक के पहुंचा गया है। अगर बात की जाए क्षमता और प्रमुख चुनौतियों की, तो अगर बात करें प्रचुर संसाधनों और अद्वितीय लाभ देने की क्षमता रखता है हमारा छत्तीसगढ़। तो लाभप्रद संसाधन क्या है? तो धातु और खनिज संसाधनों में हम लोग समृद्ध हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भारत के स्टील उत्पादन का 25% और उच्चतम कोयला और डोलोमाइट उत्पादन यहां से होता है। इसके अलावा विद्युत राज्य आधिक्य वाला, तो हमको पता है सन 2008 से छत्तीसगढ़ को क्या घोषित कर दिया गया है, जीरो पावर कट स्टेट या सरप्लस स्टेट के, तो उसी के बारे में यहां पे लिखा है। भारत के चावल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है, तो हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, तो भारत के चावल के कटोरे के तौर पर जाना जाता है। हर्बल और वन उपज की प्रचुरता, भारत में दूसरा सबसे अधिक लाख उत्पादक राज्य है। तो आपको पता है झारखंड के बाद हम नंबर 2 पर हैं लाख के उत्पादन में। भारत की कुल लघु वनोपज की खरीद का कितना प्रतिशत? तो 80% हम यहां से क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसके बाद भौगोलिक स्थिति की बात की गई है, जिसमें बताया गया कि 40% आबादी जो भारत की है उसकी पहुंच के साथ 7 राज्यों से हमारी सीमाएं घिरी हुई हैं। तो हमारी भौगोलिक स्थिति का वर्णन है कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं।
स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र। तो अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है जो कि भारत के हृदय स्थल पर स्थित है। यहां पर ना ही भूकंप की चुनौतियां हैं, ना ही समुद्री कोई तनाव है कि भैया बाढ़ आ जा रहा है हमारे यहाँ पे, ना ही सुनामी की समस्या है। तो उसके बारे में बताया गया है कि कम भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित राज्य है हमारा। रेलवे माल ढुलाई में सबसे अधिक योगदान करता है। तो आपको भी पता है कि रेलवे के कुल राजस्व का 1/6 राजस्व कौन देता है? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे देता है। उसी के बारे में यहां पे बताया गया है। इसके बाद विविधता और संस्कृति, डायवर्सिटी एंड कल्चर के बारे में बात की गई है। तो अद्वितीय जनसांख्यिकी प्रोफाइल, मतलब यहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या 30% से अधिक है। तो आपको भी पता है 30.62% जनसंख्या यहां पे अनुसूचित जनजातियों की निवास करती है, तथा 40 से अधिक जनजातियों के साथ उच्च जनजातीय विविधता है। तो ये भी हमको पता है भैया कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 43 जनजातियां निवास कर रही हैं। उसके बाद समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात की गई है। तो 5 शक्तिपीठ की भूमि है, हमको भी पता है 5 शक्तिपीठ है हमारे यहाँ पे। बस्तर दशहरा और राजिम कुंभ का वार्षिक आयोजन। तो बस्तर दशहरा और राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो उसी विविधता को दर्शा रहा है डॉक्यूमेंट। एक मजबूत महिला कार्यबल, तो हमको भी पता है 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बनाम राष्ट्रीय औसत 38%। तो मतलब राष्ट्रीय औसत 38% की तुलना में हमारे यहाँ पे महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% है, मतलब अराउंड 22% अधिक हम कहाँ से हैं? राष्ट्रीय औसत से हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है, भारत में चौथा सबसे अधिक है अगर हम बात करें तो। इसके बाद हरित क्षमता की बात है। तो भारत के सबसे अधिक हरित अर्थात हरे भरे क्षेत्र के वन अधिकता की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 44.25% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है, उसी की बात हो रही है। उच्च जल उपलब्धता, 2 प्रमुख नदियां महानदी और इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ में महानदी शिवनाथ और इंद्रावती ये बहुत प्रमुख नदियां हैं जिसके माध्यम से हम लोग न केवल सिंचाई, न केवल पेयजल अपितु जल का भी, जल विद्युत क्षमता का भी निर्माण कर रहे हैं। और आजकल तो हमने देखा है कि पंप स्टोरेज आधारित विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना भी छत्तीसगढ़ राज्य में की गई है। तथा 2030 तक के हमारा जो लक्ष्य है कि 50% ऊर्जा वो कहां से आनी चाहिए? तो नवीनीकरणीय संसाधनों से, मतलब अक्षय ऊर्जा वाले संसाधनों से लाने का प्रयास है। तो हमारे यहां पर भी उस लक्ष्य को लेकर के काम चल रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादक उच्च क्षमता, 1 वर्ष में उपलब्ध सौर विकिरण के दिन 300 है। मतलब अगर सौर विकिरण के उपलब्ध दिनों की संख्या 300 है, मतलब हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें कि किस प्रकार समाधान ढूंढने का प्रयास है कि भाई हम जो चुनौतियां हैं हमारे सामने उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो विकास बनाम संरक्षण, कुछ सुदूर जिलों में संरक्षित वनों सहित 80% तक वन क्षेत्र है, जिसमें वन्य जीवों से जुड़े संरक्षित वन क्षेत्र भी हैं, जिनकी वजह से राज्य के अन्य क्षेत्रों तक पहुंच सीमित हो जाती है। तो विकास करें कि उसको संरक्षित करें, ये हमारे सामने डायलेमा है, हमारे सामने चुनौती है कि किसका चयन किया जाए, क्या विकास को चयन करें या संरक्षण को। इसका प्रमुख उदाहरण हम देख पा रहे हैं कि भैया हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो स्थिति निर्मित हुई, या हमारे रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में जो कटाई हो रही है उसको लेकर के जो स्थिति निर्मित हो रही है कि क्या विकास की दिशा में गमन किया जाए या हम संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाएं। दोनों अपने अपने स्थान पर आवश्यक है। हमको क्या करना पड़ेगा? समावेशी विकास के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए हमको क्या करना है? दोनों के मध्य एक संतुलन स्थापित करके चीजों को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद नक्सलवाद से जनित पूर्वाग्रह, बिल्कुल अगर हम बात करें तो मैं हमेशा से अपने क्लासेस में बोलता हूं कि जैसे ही हम रायपुर में रहते हैं और कभी जगदलपुर नहीं जा रहे थे तो हमको क्या लगता है कि जगदलपुर के बस स्टैंड में उतरते ही क्या होगा? कोई नक्सलवादी हमको मिल जाएगा। वैसे ही नई दिल्ली या गुजरात में जब कभी भी हम जाते हैं और हम अपना परिचय देते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो उनको यही लगता है कि भैया रायपुर में भी क्या होगा? नक्सलवाद होगा, और वहां जाएंगे तो क्या होगा? नक्सलवादी बंदूक लेकर के खड़ा होगा। तो ये हमारी छवि बहुत धूमिल हो चुकी थी नक्सलवाद के कारण। लेकिन हम सभी को पता है 2026 के जून तक के नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो हमारे यहाँ जो छवि धूमिल हो रही थी नक्सलवाद से, उसको भी दूर करना हमारे लिए चुनौती है भैया। तीसरा, क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता है जीवन शैली, गुणवत्ता, स्थानीय प्रथाएं, जरूरतें और उनके सामाजिक परिणाम राज्य के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए महिलाओं में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया का जो दर है
वो राज्य में 61% है, तथा बस्तर जैसे क्षेत्र में यह बढ़ करके 80 हो जाता है। मतलब राज्य में, संपूर्ण राज्य की बात करें तो 61%, लेकिन स्पेसिफिक बस्तर की बात करें तो 80%। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानता है, अर्थात पोषण की कमी है क्या, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकताओं की कमी है क्या, तो बिल्कुल है। तो इसलिए हम क्या देख पाते हैं कि हमको क्षेत्रीय असमानताओं की चुनौतियों को भी दूर करना होगा, अगर हमें किसको प्राप्त करना है, जो हमारा विजन है 2047 अंजोर विजन, उसको प्राप्त करना है, छत्तीसगढ़ राज्य का उज्जवल भविष्य निर्धारित करना है, निश्चित करना है, तो हमें इन चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा। अब सार संक्षेप के बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की, एम्पावर टुडे मतलब सशक्त आज, हमको क्या करना है, अपने आप को आज ही एम्पावर करना है। और किसको करना है, तो खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और गौरवान्वित नागरिक के तौर पे यहां पे कार्य करना है। एक्सेल टुमारो मतलब आगे क्या करना है, कल क्या करना है, उसके बारे में बात हो रही है कि कल हमें क्या करना है, अग्रणी बनना है। तो एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनानी है जिसकी पहचान, जिसकी क्षमता भारत की और विश्व में पहचान की हो। मतलब कुल मिलाकर के हमको एक ऐसा छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है कल, जिसको राज्य, जिस राज्य को अलग राज्य के तौर पर देखा जाए, भारत में एक विशिष्ट पहचान मिले, जैसे कर्नाटक को मिली है स्टार्टअप के दृष्टिकोण से, जैसे गुजरात को मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर, वैसे ही छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य के तौर पर स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। इसके बाद प्रमुख इनेबलर्स मतलब ऐसे कौन कौन से घटक है जिसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ भौतिक व डिजिटल अधोसंरचना, मतलब हमें क्या करना है, डिजिटली भी प्रयास करने हैं, डिजिटल अधोसंरचना भी देनी है, ना कि भौतिक अधोसंरचना का विकास तो करना है, लेकिन डिजिटली भी हमें क्या करना है, एआई का प्रयोग करना है, और वेबसाइट्स के माध्यम से, एप्स के माध्यम से, और लोगों में जन जागरूकता फैलाते हुए, उनको डिजिटलाइज करते हुए सभी चीजों को पहुंचाना है उन तक, जनता के अंतिम व्यक्ति तक हमको क्या पहुंचाना है, अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति करनी। जीवंत समुदाय बनाने के लिए हमारा संकल्प है कि नवाचार, सतत विकास और समावेशी अवसरों को बढ़ावा देंगे, ताकि हर कोई नागरिक क्या हो सके, समृद्ध हो सके। तो क्या करना है भैया, नवाचार करना है, सतत विकास के लक्ष्य जो कि अभी हमने बात की, समावेशी विकास और सतत विकास, और समावेशी अवसरों को बढ़ावा देना है। तो एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने की बात हो रही। जीडीपी की आकांक्षा क्या है, अगर हम बात करें तो 2047 तक के जीडीपी 14 से 15 गुना बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज जो जीडीपी 5 लाख करोड़ है, अगर उसका 15 गुना कर लें तो वो कितना पहुंच जाएगा, 75 लाख करोड़। कितना, 75 लाख करोड़। तो हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक के हमें 10 से 12 लाख करोड़, 2035 तक के 18 से 20 लाख करोड़, और 2047 तक के 75 लाख करोड़ का हमारा लक्ष्य है, जिसमें सेवा क्षेत्र में 39% 2030 में, जो अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के तीनों घटक का योगदान, तो सेवा क्षेत्र का 39%, 45% उद्योग क्षेत्र का, और 16% सेवा क्षेत्र की कृषि क्षेत्र की भागीदारी चाह रहे हैं हम। 2035 तक के सेवा क्षेत्र की भागीदारी और उद्योग क्षेत्र की भागीदारी को बराबर करते हुए 42% लाने का लक्ष्य है, जबकि 2047 तक के सेवा क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ा करके 50%। तो अगर आप जानते हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास के सदैव 3 चरण होते हैं, पहला होता है कृषि, दूसरा होता है उद्योग, और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो अगर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की बात करें तो अगर राज्य अविकसित है तो वहां पे सर्वाधिक योगदान किसका होने वाला है, कृषि क्षेत्र का। अगर कोई राज्य विकासशील है तो वहां पर अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका होने वाला है, उद्योग क्षेत्र का। और अगर कोई राज्य या देश विकसित हो चुका है तो वहां पर अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा, सेवा क्षेत्र का। तो हमारा लक्ष्य क्या है, राज्य को 2047 तक के राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% तक पहुंचाना। इसके बाद विकास के प्रोजेक्शंस दिए गए हैं, सीएजीआर जो हम यहां पर देख रहे थे 13 से 15%, ठीक है, ये सब सीएजीआर दिया गया है और यहां पर हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद विकास के संवाहक कौन होने वाले हैं, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कौन होगा, उद्योग में कौन होगा, सेवा में कौन होगा। अगर कृषि की बात करें तो उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधीकरण, है ना, विविधीकरण मतलब हम केवल धान पे आश्रित ना होकर के दलहन, तिलहन और बागानी फसलों को भी प्रोत्साहित करें, जिससे से अधिक लाभ कमाया जा सके और लोगों को एक बेहतर जीवन शैली की प्राप्ति हो सके। निर्यात बाजारों का खुलना, निर्यात बाजारों का खुलना मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी फसल होते हैं
उस फसल को निर्यात करके हम न केवल दूसरे राज्यों अपितु दूसरे देशों को भी निर्यात कर सके और उसके माध्यम से आय अर्जित कर सके। अगर प्रसंस्करण वृद्धि की बात की जाए तो अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे टमाटर, लुड़ेक से टमाटर बहुतायत मात्रा में होता है, टमाटर राजधानी कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रसंस्करण केंद्र के अभाव के कारण क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और उनका लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। कृषि का उपज उगाने वाले को या कृषि के उपज को प्रदान करने वाले व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि वो पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसी प्रसंस्करण नीति लाएं, ऐसे प्रसंस्करण उद्योग लगाएं जिसके माध्यम से जो टमाटर खराब हो रहे हैं उसका उपयोग हम प्रसंस्कृत करके अलग अलग वस्तुएं बना करके उसे लोगों तक पहुंचा सकें और उससे अधिक लाभ अर्जित कर सकें। अब अगर बात की जाए उद्योग क्षेत्र में, तो उत्पादन में मूल्य संवर्धन, मतलब स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग में और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना है अपने को। नए क्षेत्रों में प्रवेश, तो अभी तक हमारे यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजबूत नहीं है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मजबूत नहीं है। तो हमको किन क्षेत्रों में जाना है? ऐसे क्षेत्र जो कि अभी तक अविकसित हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात हो, चाहे टेक्सटाइल। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो हम अभी तक केवल और केवल क्या देखते हैं, एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग है, बीएनसी मिल। तो उसको भी बढ़ाना है भैया। निर्माण और अधोसंरचना का विकास करना है, मतलब अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र बनाने हैं और उस औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास करते हुए रेड कारपेट बिछा करके अलग अलग राज्य से बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ पे आकर्षित करना है, जिससे हमारे राज्य में आर्थिक समृद्धि हो सके। अक्षय ऊर्जा में प्रवेश, तो जैसा कि हम देख रहे हैं 2030 तक के हमारा अक्षय ऊर्जा का 50% प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में बहुत सारे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा अच्छे से उन्नत होने जा रही है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगह में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं और आगे चल के और विकास की संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ पर पवनों की गति भी पवन ऊर्जा के लिए सहायक है, तो आगे चल के हमको अक्षय ऊर्जा को और बढ़ाना है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं का भी विकास हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ऐसे उद्योग लगाने हैं जो कि न केवल ऊर्जा अपितु हमारे जो विद्युत ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर सके। सेवाओं की बात की जाए तो सेवाओं में पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना, तो छत्तीसगढ़ को विश्व के पर्यटन मानचित्र में ऐसा बनाना है जैसे एक समय में गोवा था, एक समय में केरल है, एक समय में थाईलैंड है। इस प्रकार जो बाली जाते हैं लोग, थाईलैंड जाते हैं, तो उनको हमारे यहाँ पर आकर्षित करना चाहते हैं हम, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन, जिसको एक उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है, वो समृद्ध हो और राज्य के आर्थिक विकास में वो सहयोग प्रदान कर सके। आईटी और आईटी सक्षम, तो हम अगर आप देखे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ना, सॉफ्टवेयर पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, इस प्रकार के छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पार्कों की अवधारणा तो पहले से ही है, लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, आईटी क्षेत्र को उतना सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। तो हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ राज्य में सेवा क्षेत्र में आईटी सेक्टर्स का विस्तार करना है। एआई टेक्नोलॉजिकल यूनिट अपने को लगाना है, इसीलिए आपने देखा कि एआई पार्क की स्थापना या एआई रिसर्च सेंटर की स्थापना नया रायपुर में की जा रही है। सेवा क्षेत्र का विकास करना है, तो सेवा क्षेत्र का विकास कब होगा, जब हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके जहां पे लोग इस सेवा क्षेत्र में प्रवेश करके स्टार्टअप्स खोल सके, लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराएं, स्वयं भी रोजगार प्राप्त करें और लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराएं। साधन सुविधा मतलब लॉजिस्टिक्स का भी डेवलपमेंट यहाँ पे करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है भारत के मध्य भाग में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक उद्योग के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक लॉजिस्टिक हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ये बहुत अच्छी बात के तौर पर हमको देखना चाहिए। सरकार का एक बहुत बेहतरीन कदम है छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करना। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2047 विजन में त्वरित जीडीपी वृद्धि के साथ साथ समग्र सामाजिक पारिस्थितिक विकास प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर है, ऐसा बता रहे। अगर जनसांख्यिकी की बात करें तो 3.6 से 3.8 करोड़ के बीच आसपास हमारी जनसंख्या हो जाएगी 2047 तक। मध्य आयु क्या होगी, 36 से 37 वर्ष के बीच उस समय हमारी
माध्य आयु हो चुकी रहेगी, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात हो रही। वर्तमान में कितने वर्ष की आयु है? 27 वर्ष। शहरी जनसंख्या उस समय 40 से 45% हो चुकी होगी, अभी वो 27% के आसपास है। समाज की अगर बात की जाए तो जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ 84 वर्ष हो चुकी रहेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है, अभी 65.2% है। मातृ मृत्यु दर को 10 से कम करने का लक्ष्य है, अभी कितना है? 137 प्रति 1 लाख है। अगर बात की जाए 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों में बौनापन, तो 1% से कम करने का हमारा लक्ष्य है। वर्तमान में 34.6% है। 2040 का लक्ष्य 1% से कम करना, 34.6% से 1% से कम लाना है। साक्षरता दर लगभग 100% बनाना है, अभी कितना है? 78.2%। अक्षय ऊर्जा खपत का हिस्सा 50% में लेकर के आना है, अभी 3% है। बेरोजगारी दर को 1% से कम करना है, अभी 2.7% है। गंभीर स्तर भूजल ब्लॉकों की संख्या 0 करनी है, अभी 5 है। धमतरी जिले के कुरुद धमतरी वाला क्षेत्र है, ये सब अभी गंभीर भूजल ब्लॉकों की स्थिति में है, जिसको 0 अपने को घोषित करना है। अक्षय ऊर्जा खपत का हिस्सा 66%, ये उत्पादन का हिस्सा, ये खपत का हिस्सा है। खपत के हिस्से में कितना करना है? 66% करना है, अभी केवल 16% है। अपशिष्ट उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात की जाए तो 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अपने को करना है। जीडीपी वर्तमान में 5 लाख करोड़ है, पहले भी हमने चर्चा किया कि 15 से 20% बढ़ाना है, 14 से 15%, 75 लाख करोड़ करना है। प्रति व्यक्ति जीडीपी 20 लाख करनी है, अभी 1.7 लाख के आसपास है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 50% है। तो ये वाला जो स्लाइड है दोस्त, है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्लाइड अभी प्रतीत होता है। ये जो पेज है, पेज नंबर 27, जो कि आपके किसका है? तो विजन 2047 का। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें अपने कॉपी में नोट करके रखना चाहिए। इसके बाद विजन का फ्रेमवर्क क्या है? अगर हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत श्रेणियों में 10 थीम और 3 परिणतिकर्ता, जिसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की जाएगी, नीचे उल्लेखित। मतलब ऐसे माध्यम जिसके माध्यम से हमको क्या करना है भैया? छत्तीसगढ़ राज्य को एक एम्पावर करना है। आज एम्पावर करना है, कल एक्सेल करना है, और परसों क्या करना है भैया? उसके लिए इनेबलर्स की आवश्यकता है। तो अगर बात करें तो लैंड ऑफ इनोवेशन, एम्पावर टुडे, मतलब आज के डेट में हमें क्या करना चाहिए, आज की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो लैंड ऑफ इनोवेशन, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना चाहिए। फ्यूचर रेडी, प्रतिभाशाली छत्तीसगढ़ को फ्यूचर के लिए रेडी करना चाहिए। अ हेल्थी एंड प्रॉस्परिंग सोसाइटी, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार करना चाहिए, जिससे स्वस्थ छत्तीसगढ़ और सुखी छत्तीसगढ़ की अवधारणा को प्राप्त किया जा सके। लीडर इन सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल्स लैंड डेवलपमेंट, स्थायी विकास और सुघर भविष्य, मतलब हमें आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमें छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है और छत्तीसगढ़ की कला है, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, और हमें क्या बनना है? कला और संस्कृति में नई पहचान प्राप्त करते हुए आर्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया बनना है। ये आज करना है। अब कल क्या करना है? कल मतलब आज से कुछ समय बाद, जब इसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो अगला हमारा लक्ष्य क्या है? एक्सेल टुमारो में पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोसेस सुपर फूड्स, मतलब हमें भैया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, साथ साथ उत्पादकता को भी बढ़ाना है, और उसके प्रसंस्करण की सुविधाओं पर भी ध्यान देना है। हब फॉर MFPs एंड हर्बल, तो भैया हमको हर्बल्स की तरफ जाना है, और छत्तीसगढ़ राज्य की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करते हुए उसको और विकास और विस्तार प्रदान करना है। तो स्थानीय उत्पाद वैश्विक पहचान, छत्तीसगढ़ हर्बल जैसी संस्था इसका काम कर रही है। टाइटन इन इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है? टाइटन एक बहुत बहुमूल्य धातु होती है, तो ऐसी बहुमूल्य धातु जो है टाइटन, वैसा हमें उद्योग को उस पर्टिकुलर पायनियर बनाना है। उद्योग जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, उसको पायनियर बनाते हुए पूरे देश में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाना है। तो सुदृढ़ आधार उन्नत उद्योग। टूरिज्म, सेलिब्रेटिंग छत्तीसगढ़ नेचुरल एंड कल्चरल ट्रेपेसिटी, प्रकृति से संस्कृति तक। इसका मतलब क्या है दोस्त? टूरिज्म को बढ़ावा देना है। हमारी जो कल्चरल टूरिज्म है, चाहे वो नेचुरल टूरिज्म है, चाहे हम बात करें तो साहसिक पर्यटन भी है हमारे यहाँ पे, तो अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थल हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन पर्यटन स्थलों को विकास करना है। लीडर इन इनलैंड लॉजिस्टिक्स, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। एक्सपांशन इनटू AI एंड IT सर्विसेज, तो AI और IT सर्विसेज का गढ़ बनाना है छत्तीसगढ़ को। आज हम देख रहे हैं AI और IT का ही दौर चल रहा है, तो उसमें हमको छत्तीसगढ़ को लीडर बनाना है। अब अगर प्रमुख इनेबलर्स की बात की जाए तो पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्राइविंग कम्युनिटीज विद एनरिच्ड लाइव्स, तो समृद्ध समाज होगा तभी खुशहाल जीवन होगा, तो कम्युनिटी को अपने को बेहतर करना है।
इसके बाद गवर्नेंस फॉर लास्टिंग वैल्यू क्रिएशन इन सिटीजन्स लाइव्स, मतलब हमें ऐसा सुशासन देना है जो जनता के जीवन में बहुत बेहतर बदलाव ला सके। तो सुरक्षित एवं संपन्न छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट है। प्रीमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, छत्तीसगढ़ को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाना है जैसा आज हैदराबाद है, जैसा आज पुणे है, जैसा आज नई मुंबई या जैसा आपकी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, वैसा हमको क्या करना है, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यों को करना है। सामाजिक विकास के थीम की बात की जाए तो लैंड ऑफ इनोवेशन, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड क्वालिटी एजुकेशन, फ्यूचर रेडी। तो जो अभी हमने पढ़ा कि भविष्य के लिए शिशुओं और स्कूली बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार करके 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं का समावेश किया जाएगा। 1000 विद्यालयों को मॉडल समग्र विद्यालयों में अपडेट किया जाएगा। तो शिक्षा के उच्च माप यहां पर रखे गए हैं, उच्च मापक रखे गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता युक्त उच्च और तकनीकी शिक्षा, अगर हमको छत्तीसगढ़ को एआई और आईटी का हब बनाना है तो टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर करना पड़ेगा और उच्च शिक्षा को बेहतर करके छत्तीसगढ़ राज्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। उद्योग द्वारा संचालित कौशल विकास, आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 2013 में ही कौशल विकास अधिनियम लेकर के आए थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास अधिनियम 2013 के माध्यम से तो हम पहले से ही प्रयासरत हैं, लेकिन हम और क्या करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्किल डेवलपमेंट बढ़ाते हुए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। आदिवासियों के लिए शैक्षिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, शैक्षिक समानता, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को लागू करना है, जिससे क्या हो सके, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे तथा शिक्षकों और छात्रों के बीच में आधुनिक आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश है। जिससे क्या होगा, देखिए बच्चे, आदिवासी क्षेत्र में बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा नहीं है, शिक्षा पद्धति के प्रति जागरूकता नहीं है तथा जो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य है वो उनको इस प्रकार की शिक्षा को लेने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, शैक्षिक समानता पर ध्यान केंद्रित। अब अगर हम बात करें हेल्दी एंड प्रॉस्परिंग सोसाइटी, स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़, उसके लिए शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जैसे संकेतकों में सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य अभी भी बहुत से स्वास्थ्य संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमको क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निम्न प्रकार के कदम को उठाने हैं। पहला, लक्षित वृहद सुधार, जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राज्य आरोग्य छत्तीसगढ़ कार्यक्रम आरंभ करेगा। कौन सा कार्यक्रम चालू करेगा, तो आरोग्य छत्तीसगढ़, तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण फसलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सामुदायिक रसोई और पारस्परिक संवाद के माध्यम से किफायती पोषण पूरकता केंद्रित राज्यव्यापी पोषण मिशन शुरू करेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो राज्य में जो महतारी जतन योजना और मिड डे मील टाइप की योजनाएं चलती हैं जिसके माध्यम से कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है, वैसी प्रकार की योजनाओं में और तीव्रता से कार्य करने की बात हो रही है। मानव संसाधन सुधार, ह्यूमन रिसोर्सेस में सुधार, विशेषज्ञों के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य सेवा कार्यबल नीति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की जाएगी और उच्च गुणवत्ता वाली तृतीयक देखभाल, कुशल कार्यबल विकास और एक संपन्न चिकित्सा अर्थव्यवस्था के रूप में 5 मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी। हर डिवीजन में एक मेडिसिटी, जिस प्रकार जावंगा एजुकेशन सिटी है वैसे मेडिकल सिटी या मेडिसिटी हर 5 संभाग में एक ठोक स्थापित करने की बात की गई। डिजिटल अधोसंरचना की अगर बात करें तो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था के 100% डिजिटलाइजेशन को क्या करना है, सक्षम बनाना है, जिससे क्या हो सके, स्वास्थ्य सुविधाओं को 100% रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अधीन सक्षम बनाया जा सके। तो ये किया जाएगा। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था, पर्याप्त अधोसंरचना विकास और उच्च गुणवत्ता अनुसंधान और विकास कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाएंगे। हाल ही में आपने देखा कि सिम्स में, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आपके बिलासपुर में है, वहां पर भी इस प्रकार के अनुसंधान के लिए एक लैब की स्थापना की गई। इसके बाद बात करें लीडर इन सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल्स, है ना, लेड डेवलपमेंट, स्थायी विकास सुघर भविष्य। तो छत्तीसगढ़ के 2047 के विजन के विकास एजेंडे में स्थिरता को सबसे आगे रखा गया है, सस्टेनेबिलिटी को। इसे दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक लचीलेपन के लिए एक आधारभूत स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह राज्य आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए
अपनी पारिस्थितिकीय संपदा को सुरक्षित करने, संरक्षित करने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी लगभग आधी भूमि पर वन क्षेत्र, प्रचुर जल संसाधन और महत्वपूर्ण अक्षय ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ का लक्ष्य एक मॉडल ऊर्जा परिपथ, ट्रांजिशन पाथवे के साथ सतत और अक्षय ऊर्जा आधारित विकास में अग्रणी होना है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं उसकी बात की गई है। तो 5 प्रमुख स्तंभ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने। नवीनीकरणीय ऊर्जा से प्रेरित विद्युत उत्पादन, है ना, 50% हिस्सेदारी 2047 तक के जीडीपी में किसका लाना है? अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी लाना है ना, सकल विद्युत उत्पादन में, सॉरी जीडीपी में नहीं, सकल विद्युत उत्पादन में, जिसकी बात हम चौथी या 5वीं बार कर चुके हैं अभी। उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले मुख्य धारा के क्षेत्रों में हरियाली का विस्तार। तो जहां कहीं पर भी बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है वहां पे हमको क्या करना है? बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने हैं, जिससे उसको अवशोषित करके हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कॉज ना बन सके, है ना। लचीली पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं। इसके बाद अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन। इसका मतलब हमें अपने वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जगह जगह कचरा, प्लास्टिक, तो ये सब पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको हमको बेहतर करना है, 100% उपचार सुनिश्चित किया जाना है। निवेश, संस्थागत और व्यक्तिगत सक्षमता को व्यवस्थित करना। इसके लिए हमको क्या करना है? निवेश से जोड़ना है, नीति आधारित शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आर्ट एंड कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया, कला और संस्कृति की नई पहचान। उसके लिए क्या करना है भैया? हमको दस्तावेजीकरण अर्थात प्रलेखन को गति प्रदान करना है, शिक्षा के साथ एकीकरण करना है, विपणन सुविधा की व्यवस्था और सुदृढ़ीकरण करना है, आधारभूत संरचना का उन्नयन भी करना है। जबकि आर्थिक विकास के थीम में क्या है कि पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोसेस सुपर फूड्स। तो इसके लिए करना क्या है? 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अपनी कृषि प्रोफाइल को वैविध्यपूर्ण बनाना। इसका मतलब भैया क्या करना है? विविधता लानी है फसलों में, प्लस कृषि के साथ साथ आपके मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन और बागवानी फसलों को भी अपने को क्या करना है? बढ़ावा देना है। उत्पादकता और प्रसंस्करण के लिए अधोसंरचना का विकास। इस पे भी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि हमको उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है और उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी बढ़ा करके रखना है। भारत पे अंतर्देशीय और विदेशी उच्च मूल्य वाले निर्यात को बढ़ावा देने वाले मजबूत अग्रगामी और पश्चिमी बाजार समन्वय तंत्र की स्थापना करना है। जलवायु स्मार्ट कृषि केंद्रीय उद्देश्य, बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए जल संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था और उसका कार्यान्वयन करना है। तो भैया जल संरक्षण को भी प्लस स्मार्ट कृषि करते हुए ड्रिप सिंचाई करना है, स्प्रिंकलर सिंचाई करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य को अपने को प्रभावी बनाना है। अगर बात की जाए स्थानीय उत्पाद और वैश्विक पहचान के लिए, तो उसके लिए 4 प्रमुख स्तंभ दिए गए हैं। पहला वैश्विक ब्रांडिंग और विपणन, जो कि छत्तीसगढ़ हर्बल कर ही रहा है, और भी अपने को क्या करना है? अभी 2 दिन पहले आपने जस्ट प्योर का नाम सुना होगा, तो जो कि राज्य के उद्योग विभाग को ये ब्रांड नेम हस्तांतरित हो गया है। कौन सा? जस्ट प्योर। तो उसकी भी बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल निर्माण और मानक की बात की जा रही है। प्रसंस्करण और सेवा वितरण के लिए पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की बात की जा रही है, और मजबूत प्रशासनिक तंत्र और वित्तीय व्यवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है। अब अगर टाइटन इन इंडस्ट्री, सुदृढ़ आधार उन्नत उद्योग की बात की जाए, तो इसमें भी 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पहला प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य संवर्धन, दूसरा अधोसंरचनात्मक विकास, तो SEZ बनाना है, विभिन्न विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क, SEZ अर्थात विशिष्ट आर्थिक प्रक्षेत्र, उन्नत सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार किया जाना है। अगर बात की जाए स्थायित्व और हरित विनिर्माण की, तो स्वस्थ प्रौद्योगिकियों को अपनाना है, जिसमें वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप सतत औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने का के लिए अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि की जाएगी। अंततः देखोगे तो SDG गोल्स की तरफ ही कदम बढ़ा रहे हैं अपन। तकनीकी और डिजिटल परिवर्धन, विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और दक्षता में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल ट्विन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जाएगा। IoT बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपका AI भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार CGPSC मेंस में आया भी हुआ है, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान दे करके पढ़ लेंगे। इसके बाद कार्यबल का पुनः कौशलीकरण और विकास, मतलब हमारे यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या बोला जा रहा है? कार्यबल को हमको क्या करना है? पुनः से ट्रेनिंग देनी है, उनके कौशल का विकास करना है, जिससे वो इस इंडस्ट्री से बाहर ना हो सके। टूरिज्म की बात की जाए, अगर टूरिज्म की बात करते हैं तो अपने को क्या करना है? अपने राज्य की सांस्कृतिक विशेषताओं को टूरिज्म
से जोड़ते हुए उसको एक टूरिज्म स्पॉट के तौर पे या टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे डेवलप करना है, जिसके लिए 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। शासन विधि, समन्वित पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन विधियां निर्माण की जाएगी, मतलब कि भैया नीतियों का ऐसा निर्धारण होगा कि पर्यटन को बढ़ाया जा सके। अधोसंरचना का विकास, तो होम स्टे बनाए जाएंगे, बहुत सारे होम स्टे बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, रोड सड़कों का जाल बिछाया जाएगा जिससे पर्यटन स्थलों तक के आसानी से पहुंचा जा सके, और भी बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं। वित्तीय व्यवस्था और निजी निवेश, तो निजी निवेश को भी आकर्षित करना है हमको पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए। कौशल विकास और प्रशिक्षण, तो जिस क्षेत्र में पर्यटन स्थल है वहां के लोगों का कौशल विकास किया जा सके जिससे वहां आने वाले पर्यटकों से वो आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, तो छत्तीसगढ़ की ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ानी है, ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना है ना। डेटा संग्रहण और प्रबंधन प्रणाली, तो हमको भाई डेटा भी कलेक्ट करना है कि भैया कौन आ रहा है, कब आ रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा ट्रैफिक है, किस जगह में कम ट्रैफिक है, कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती। इसके बाद लीडर इन इनलैंड लॉजिस्टिक्स, इसके लिए भी 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पहला, एकीकृत अधोसंरचना का विकास। मैंने आपको पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित होने के कारण लॉजिस्टिक हब बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, एकीकृत अधोसंरचना का विकास करना है, जिसके लिए नागपुर रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, रायपुर धनबाद कॉरिडोर और कटघोरा डोंगरगढ़ जैसी रेलवे लाइन परियोजनाओं का विकास, सड़क रेल और हवाई नेटवर्क का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। स्थायी और हरित लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमको यहाँ पे प्रमोट करना है जिसके माध्यम से लॉजिस्टिक हब के तौर पे यहाँ पे प्रदूषण ना बढ़े अपितु हरित क्षेत्र में और विकास किया जाना चाहिए। तकनीकी उन्नति, तो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सुविधा है। ई मार्केट प्लेस के निर्माण के साथ वास्तविक समय प्रबंधन के माध्यम से साधन सुविधा के संचालन को सुलभ बनाने के लिए IoT, AI और बिग डेटा को एकत्रित किया जाएगा। थोड़ी देर पहले और चर्चा हुई इस बात में। बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता, मतलब कंपटीशन बनाना है, तो साधन सुविधा लागत को कम किया जाएगा। तो भैया कम इन्वेस्टमेंट में आदमी क्या कर सकता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का कार्य कर सकता है। विशेष आधारभूत संरचना के साथ प्रमुख उद्योगों को समर्थन प्रदान किया जाएगा। कोल्ड चेन सिस्टम और विशेष लॉजिस्टिक हब विकसित करने हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किए जाएंगे। अब आखिरी पॉइंट हमारा यहाँ पर एक्सपांशन इनटू AI एंड IT सर्विसेज, AI और IT का गढ़ बनाना है। उसके लिए एकीकृत अधोसंरचना का विकास, IT पार्क, डेटा सेंटर, क्लाउड सेंटर, इस प्रकार की चीजें बनाई जाएंगी। स्थायी और हरित IT कार्यकलाप, जो जस्ट हमने पीछे चर्चा की, तकनीकी उन्नति और नवाचार, और बाजार प्रतिस्पर्धा और प्रतिभा का विकास। प्रमुख इनेबलर्स क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर थ्राइविंग कम्युनिटीज विद एनरिच्ड लाइफ, समृद्ध समाज खुशहाल जीवन। इसके लिए भी भैया क्या, जीवंत शहरी केंद्रों का विकास करना है। स्थायी और लचीले आधारभूत संरचना की सुनिश्चितता करनी है। आवश्यक सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना है और प्रभावी शासन विधि के माध्यम से सामुदायिक सामीप्य को प्रोत्साहन देना है। गवर्नेंस फॉर लास्टिंग वैल्यू क्रिएशन इन सिटीजन्स लाइफ्स है ना, तो ई गवर्नेंस, डेटा समर्थित शासन विधि, न्यूनतम शासन, अधिकतम शासन और सहभागी शासन विधि की व्यवस्था यहां पर की जानी है। प्रीमियर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ना, इसके लिए निवेशकों का जोखिम प्रबंध करना है, व्यवस्था ऐसी बनानी है कि भैया जोखिम ना जुड़ा रहे। सरलीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक नीतियां बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ की नीतियां कई बार ऐसी होती है जिस कारण निवेशक यहाँ पर निवेश करने से डरता है। अगर बात की जाए मजबूत औद्योगिक और कनेक्टिविटी युक्त संरचना, तो हम भैया है ही हैं देश के मध्य मैदानी भाग में, और यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है ही है, उसको और बेहतर करना है। व्यापार करने में आसानी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको भैया बहुत सारी ऐसी जो नियम है उसमें थोड़ी सी शिथिलता बरतनी चाहिए, उनको बहुत जल्दी से हमको क्या परमिट वगैरह देना चाहिए। आकर्षक मूल्य प्रबंधन, तो स्वच्छ बिजली और पानी, कुशल स्थानीय कार्यबल और भूमि अधिग्रहण आसान तरीके से आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनको यहाँ पर आकर्षित करना है भैया। निवेश प्रोत्साहन और सुविधा, तो निवेश प्रोत्साहन और सुविधा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ की स्थापना करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमने एक चैप्टर आज पूरा किया है जो कि उसका आमुख है, जिसमें पूरे के पूरे इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं उन चैप्टर्स का एक ओवरव्यू था, क्या क्या लक्ष्य हैं इसके बारे में हमने चर्चा की है। और इस माध्यम से हम पाते हैं कि यह जो डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ के विजन को दर्शाता है, और इस विजन को समझते हुए न केवल हम अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, तैयारी को दिशा दे सकते हैं, अपितु सेलेक्ट होने के बाद इस विजन को प्रभावी बनाने के लिए
हमें कार्य करना है। तो जब हम इस विजन को आज ही बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे प्रशासन में जाने के बाद हम इस विजन को और बेहतर तरीके से समझते हुए इसके प्रगति की दिशा में अपना योगदान दे सकेंगे। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने छत्तीसगढ़ अंजोर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत कुछ जाना। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको एक जानकारी भी मुझे देनी है, और वह जानकारी ये है कि भैया हमारे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज, राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर हम बात करें सीजीपीएससी प्री या मेंस की या इंटरव्यू की, तो इस दौर में तीनों चरणों में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चरण होता है आपका प्री, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य परीक्षा फिर भी अगर हम देखें तो एक नियम कानून के हिसाब से चलती है, एक फिक्स पैटर्न पे चलता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। वहां पर उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं रहती जितनी अनसर्टेनिटी कहां पर रहती है? आपकी प्रारंभिक परीक्षा। तो उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप सभी के समक्ष लेकर के आया गया है, जो कि 20 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। 20 जुलाई को पहला टेस्ट हुआ और दूसरा टेस्ट हुआ। पहला टेस्ट जीएस का और दूसरा टेस्ट सीसेट का हुआ है, जिसमें बहुत शानदार रिस्पांस रहा और पूरे राज्य के लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां पर आकर के ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट को दिया, और उनके द्वारा जो हमें फीडबैक प्राप्त हुआ वो बहुत शानदार था। और ऐसा फीडबैक प्राप्त हुआ है जिससे हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम किसको जोड़ सके? छात्रों को जोड़ सके। तो 20 जुलाई 2025 से आयोजित हुई है। इसमें हमने एक सुविधा ये दी है कि आप जिस भी समय चाहे वो दे सकते हैं। मतलब 2 पाली है, अगर आप सुबेरे आना चाहते हैं तो 9 बजे वाली पाली में आकर के अपने टेस्ट को दीजिए, या तो शाम को 4 बजे आकर के अपने टेस्ट को दीजिए। ये सुविधा हमारे यहाँ है, क्योंकि हमने पाया था कि विगत वर्षों में कई छात्र सुबेरे वाली पाली में नहीं आ पाते थे और उनकी मांग थी कि सर 2 पालियों में इस परीक्षाओं को रखा जाए, जिससे यदि हम सुबह नहीं आ पाए तो दोपहर को आकर के उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने आप का मूल्यांकन कर सके। तो इसलिए हमने ये वाली व्यवस्था यहाँ पे की है। अगर बात करूँ ये जो एग्जाम है ना, टेस्ट सीरीज है, उसके क्वेश्चंस के लेवल की, तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। एक ऐसे प्रवृत्ति के तहत इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है जिसमें छात्र की अधिक से अधिक तैयारी को हम परख सकें और वह स्वयं इसको जांच परख करके अपना अन्वेषण कर सके। तो यहाँ पर न केवल विषय विशेषज्ञ, हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस में पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञों के साथ साथ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी मदद हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिससे बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज में किया जा सके। तो 20 जुलाई से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हुई है। हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी के 15 वर्ष भी पूर्ण हो चुके हैं, जिसलिए हमने इस बार एक विशेष सुविधा दी आप लोगों को, और फीस में भारी मात्रा में कमी करते हुए ऑनलाइन फीस केवल और केवल 199 रुपये हमने निर्धारित किया है। तो अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप 199 रुपये पे करके हमारे ऐप के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो 1350 रुपये की फीस, जो कि बहुत कम है। अगर मैं बात करूं, कुल 45 टेस्ट यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से 28 टेस्ट जीएस के और सी सेट के 17। तो अगर आप भी एनालाइज करें तो यहाँ पर ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। 1300 रुपये की फीस, 1350 रुपये की फीस अत्यंत सीमित है भैया। तो ये 15 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने ये वाली व्यवस्था दी है। अगर आप उड़ान के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और एक विशेष 100 रुपये की छूट है। 1250 रुपये के दे करके आप राज्य स्तरीय परीक्षा से जुड़ सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी तैयारी को बिल्कुल परखिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के बारे में बताने का प्रयास किया है। आगे भी इसके और चैप्टर्स को लाने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।